नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th इंग्लिश के 4th चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है द रैट ट्रैप। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने यहां तक अध्ययन कर लिया था। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप YouTube पर सर्च कीजिए द रैट ट्रैप और उसके आगे जोड़ दीजिए डिज़ायर पॉइंट। इसके बाद आपको हमारा पहला और दूसरा यानी पहला वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा और ये जो वीडियो लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ ये भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो आपको जो आसान पड़े आप वो तरीका अपना करके पिछला वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो चलिए डायरेक्ट अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो कहते हैं इट वाज लेट इन दिसंबर। तो दिसंबर जो था ना, इट वाज लेट, ये समाप्त होने वाला था, यानी दिसंबर समाप्त होने वाला था। डार्कनेस और अंधकार जो था वाज ऑलरेडी, वो पहले से ही डिसेंडिंग घेर चुका था ओवर द फॉरेस्ट, जंगल को। और अंधकार पहले से ही जंगल को घेर चुका था। दिस इंक्रीज्ड, और इससे बढ़ गया था द डेंजर, खतरा, और इससे खतरा बढ़ गया था। जब अंधकार बढ़ेगा तो जंगली जानवर जो थे वो सब बाहर निकलेंगे ना शिकार पर। तो यही कह रहे हैं कि इससे खतरा बढ़ गया था। एंड इंक्रीज्ड, और बढ़ गया था आल्सो हिज ग्लूम, उसका ग्लूम एंड डिस्पेयर। और वो जो व्यक्ति था जो चूहेदानी बेचता था, तो उसका जो भय था और जो ग्लूम था, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्लूम एंड डिस्पेयर, उसकी उदासी और निराशा इंक्रीज्ड, बढ़ गई थी, ठीक है। तो उसका ग्लूम अर्थात उदासी बढ़ गई थी, डिस्पेयर और निराशा बढ़ गई थी, ठीक है। तो दिसंबर समाप्त होने वाला था, वो ये हो गया कि इट वाज लेट इन दिसंबर, यानी दिसंबर समाप्त होने वाला था। डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, जंगल को अंधेरे ने पहले ही घेर लिया था और इस वजह से खतरा भी बढ़ गया था। और उसका निराशा और उसकी उदासी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी उदासी और निराशा भी बढ़ गई थी। फाइनली ही शॉ नो वे आउट, फाइनली अंततः या अंत में, ही शॉ उसने देखा, नो वे आउट कि बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। अंत में उसने देखा कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड ही सैंक डाउन, और वो लेट गया ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर, टायर्ड टू डेथ, टायर्ड क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, टू डेथ, और उसने सोचा कि उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आगे भी लिखी गई है कि थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, इसलिए हम इसको ऐसे पढ़ लेंगे कि एंड सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड, थक कर, टायर्ड मतलब होता है थकना, थक कर वो ज़मीन पर सैंक डाउन हो गया, लेट गया, टू डेथ, और मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा, ठीक है। तो थक कर वो ज़मीन पर लेट गया और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करने लगा या इंतज़ार करने लगा। थिंकिंग, और वो ये सोच रहा था दैट कि हीज़ लास्ट मोमेंट, कि उसका अंतिम समय हैड कम, आ चुका है, और वो ये सोच रहा था कि उसका अंतिम समय आ चुका है। बट जस्ट एज ही लेड हीज़ हेड, बट जस्ट एज, लेकिन जैसे ही लेड, उसने झुकाया या वो लेटा, हीज़ हेड, अपने सर के बल, ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पर। लेकिन जैसे ही वो अपने सर के बल ज़मीन पर लेटा, या फिर आप उसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ही उसने अपना सिर ज़मीन पर टिकाया, ही हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी, अ हार्ड, एक कठोर, रेगुलर, लगातार, थम्पिंग, ठप ठप की आवाज़। ठप ठप जैसे हथौड़े से किसी लोहे को पीटें तो वो बोलता है ना, ठप 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 ठप, तो वो चीज़, ठीक है। तो ही हर्ड अ साउंड, तो उसने एक आवाज़ सुनी, अ हार्ड, एक जोरदार, रेगुलर, लगातार, थप थप की आवाज़। देयर वाज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं था कि एज टू व्हाट वाज दैट, कि वो क्या था, अर्थात इसमें कोई संदेह नहीं था कि वो क्या था, अर्थात वो जान गया कि इसके नीचे क्या है। ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ। तो दोज आर हैमर स्ट्रोक्स, वो हथौड़ों की आवाज़ें थी, फ्रॉम एन आयरन मिल, जो किसी लोहे की फैक्ट्री से आ रही थी, ठीक है। ही थॉट, उसने सोचा। अब ये सेंटेंस नहीं समझ में आया होगा, तो इसमें सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि ये हथौड़े हैं, अर्थात वहाँ पर जो लोहे की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग हैं वो हथौड़े से किसी चीज़ पर मार रहे हैं,
तो उन हथौड़ों की चोट की जो आवाज़ है वही है जो मेरे कानों तक आ रही है। ठीक है, तो दोज आर हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़ों के प्रहार की ध्वनियाँ हैं फ्रॉम एन आयरन मिल, जो किसी लोहे की फैक्ट्री से आ रही हैं। ही थॉट, उसने सोचा, देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, देयर मस्ट बी पीपल, अवश्य ही लोग होंगे, नियर बाय आसपास, यानी आसपास अवश्य ही लोग होंगे। ठीक है। ही समोन्ड ऑल हीज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत समोन्ड की, जुटाई। ही समोन्ड ऑल हीज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड स्ट्रैक्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और साउंड की दिशा में, आवाज़ की दिशा में स्ट्रैक्ड, चल पड़ा, और आवाज़ की दिशा में चल पड़ा। अब इसके आगे ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट्स आते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं कि द रामसे आयरन वर्क्स, रामसे लौह उद्योग, आयरन वर्क्स मतलब होता है लौह उद्योग, रामसे मतलब एक व्यक्ति का नाम है, यानी उस कंपनी का नाम है। तो रामसे आयरन वर्क्स, रामसे लौह उद्योग, विच आर नाउ, जो कि अब क्लोज डाउन, बंद हो चुका था। रामसे लौह उद्योग जो कि अब बंद हो चुका था, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी कुछ समय पहले या थोड़े समय पहले, अ लार्ज प्लांट, एक लार्ज प्लांट था, एक बड़ा कारखाना था। पहले इसको छोटा कर लीजिए, बस इतना समझिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, तो मैं टेंशन नहीं लेना चाहता, क्योंकि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप पूछ तो सकते नहीं कुछ, तो ध्यान से समझिए, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करवाता हूँ ताकि डाउट्स ना हो। तो यहाँ से यहाँ तक पहले देखिए, द रामसे आयरन वर्क्स, रामसे लौह उद्योग, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो कि अब बंद हो चुका था, वर नॉट सो लॉन्ग अगो, यानी थोड़े समय पहले वो एक बड़ा कारखाना था। अब कारखाना था, यहाँ तक तो क्लियर है। अब कारखाने में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी मशीनें लगी होंगी, तो उसमें मशीनें कौन कौन सी लगी थी? विथ स्मेल्टर, स्मेल्टर मतलब होता है प्रगालक, जिसमें प्रगालक था, यानी उस कारखाने में प्रगालक था। रोलिंग मिल, रोलिंग मिल मतलब होता है बेलनी मिल। ठीक है, बेलनी मिल थी। एंड फोर्ज, और ढलाई घर थे। तो इन द समर टाइम, इन द समर टाइम मतलब होता है गर्मी के दिनों में। लॉन्ग लाइन्स, लंबी कतारें। ऑफ हैवीली लोडेड मतलब हैवीली मतलब पूरी तरह से लोडेड, भरी हुई। बार्जेस एंड स्क्वास मतलब होता है नावों की कतारें। स्लिड डाउन चलती थी द कैनल, इस नहर में, कैनल मतलब होता है नहर में। तो गर्मी के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नावों की कतारें इस नहर में चलती थी। विच लेड, जो जाती थी, टू द लार्ज, देखिए यहाँ पे भी समझिएगा, लार्ज मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है। इनलैंड लेक, लेक मतलब होता है यहाँ पे झील, और इनलैंड मतलब होता है, ध्यान से समझिएगा, इनलैंड का मतलब होता है इलाके के या क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित। ठीक है, इनलैंड का मतलब होता है इलाके या क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित, तो हम इलाका बोलेंगे। तो इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील में, जो कि इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील में जाती थी। अब लेड टू है, यानी बड़ी झील की तरफ जाती थी। ठीक है, तो विच लेड टू, जो कि इलाके के मध्य भाग में स्थित बड़ी झील की तरफ जाती थी। क्लियर है यहाँ तक? एंड इन द विंटर टाइम्स, और सर्दियों के दिनों में या सर्दी के मौसम में, द रोड्स, जो सड़कें थी, नियर द मिल, इस मिल के पास, मिल के पास जो सड़कें थी वर ब्लैक, वो काली पड़ जाती थी। सर्दियों के दिनों में मिल के पास जो सड़कें थी वो काली पड़ जाती थी फ्रॉम द कोल, उस कोयले की वजह से। कोल डस्ट, डस्ट मतलब होता है धूल, कोयले की धूल की वजह से। विच शिफ्टेड, जो गिरती थी डाउन, नीचे, फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, बिग बड़े चारकोल, कोयले की क्रेट्स, टोपरियों से। ठीक है, टोपरी की जगह टोकरी भी कह सकते हैं। तो बड़े कोयले की टोकरियों से। तो एंड इन द विंटर टाइम्स, और सर्दियों के दिनों में सड़कें कोयले की धूल से काली पड़ जाती थी मिल के पास। अब इसको पूरा जोड़कर ऐसे पढ़ना है कि एंड इन द विंटर टाइम, और सर्दियों के मौसम में मिल के पास की सड़कें, नियर द मिल रोड्स, मिल के पास की सड़कें कोयले की धूल की वजह से काली पड़ जाती थी। अब शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स, जो कि बड़े कोयले की टोकरियों से
गिरती थी। तो कोयले की बड़ी टोकरियों से छन कर कोयले की जो धूल गिरती थी ना, उसकी वजह से पूरी की पूरी रोड काली पड़ जाती थी। यानी इतना ज़्यादा कोयला आता था वहाँ पे, इतना ज़्यादा काम होता था वहाँ पे। लोहे को गलाने के लिए कोयले की ज़रूरत पड़ेगी ना, तभी तो आग जलेगी। बिना कोयले की आग कैसे जलेगी? तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहे हैं। अभी तक मैंने एक एक वर्ड समझाया, पर मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, इसलिए एक बार फिर से समझ लो। अब यहाँ से द रामसे आयरन वर्क्स मतलब रामसे लौह उद्योग, विच आर नाउ क्लोज डाउन जो कि अब बंद हो चुका था, वर नॉट सो लॉन्ग अगो जो कि बहुत समय पहले अर्थात कुछ ही दिनों पहले, अ लार्ज प्लांट एक बड़ा प्लांट था, एक बड़ा कारखाना था। यहाँ तक क्लियर हो गया कि रामसे लौह उद्योग जो कि अब बंद हो चुका था, वर नॉट सो लॉन्ग अगो कुछ ही समय पहले एक बड़ा कारखाना था जिसमें प्रगालक था, रोलिंग मिल थी यानी बेलनी मिल थी, एंड फोर्ज और ढलाई घर था। समर टाइम गर्मियों के दिनों में लंबी कतारें ऑफ हैवीली लोडेड पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की स्लिट डाउन चलती थी द कैनल नहर में। तो गर्मियों के दिनों में पूरी तरह से भरी हुई नौकाओं की कतारें इस नहर में चलती थी जो कि सीधे इलाके के मध्य भाग में स्थित विशाल या बड़ी झील की तरफ जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम्स और सर्दियों के मौसम में मिल के पास की सड़कें कोयले की बड़ी टोकरियों से छनकर या कोयले की बड़ी टोकरियों से गिरी कोयले की धूल की वजह से काली पड़ जाती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले, लॉन्ग लंबी डार्क अंधेरी इवनिंग संध्याओं में से वन एक, ठीक है। तो ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, तो क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक संध्या को या एक लंबी अंधेरी संध्या को द मास्टर स्मिथ मुख्य लोहार एंड ही हेल्पर और उसका सहायक सैट इन द डार्क फोर्ज, अंधेरे, डार्क मतलब अंधेरा, फोर्ज मतलब ढलाई घर, नियर द फर्नेस भट्ठी के पास। तो भट्ठी के पास अंधेरे ढलाई घर में बैठे थे। यहाँ तक हो गया, बस इतना ही छोटा कर लो, ज़्यादा लड़ना मत इस चैप्टर से, क्योंकि लड़ने के चक्कर में बहुत बड़े वीर भी इसमें ढह जाते हैं, इससे पार नहीं निकल पाते। चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, इसलिए ध्यान से समझना। तो वन मतलब होता है ये वन, एक संध्या की बात हो रही है, यानी लॉन्ग डार्क इवनिंग लंबी अंधेरी संध्या में से एक लंबी अंधेरी संध्या को जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या को, यानी दिसंबर के दिनों में क्रिसमस जब आता है तो संध्या जो शाम होती है ना वो बहुत लंबी होती है और दिन छोटे होते हैं। तो वही कह रहे हैं। तो द मास्टर, जो मास्टर था, मास्टर स्मिथ मतलब होता है मुख्य लोहार, एंड हिज हेल्पर और उसका जो सहयोगी था, वो भट्ठी के पास अंधेरे ढलाई घर में बैठे थे। यहाँ तक क्लियर है। वेटिंग, और वो इंतज़ार कर रहे थे फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन मतलब होता है कच्चा लोहा जिसको अभी पकाया ना गया हो, ठीक है। यानी जब पकाया जाता है लोहे को तो हम उसको एक आकार देते हैं, उससे कोई सामान बनाते हैं, कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार, कुछ भी। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि पिग आयरन कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट जिसे डाला गया था इन द फायर आग में, टू बी रेडी ताकि वो तैयार हो जाए, टू पुक ऑन द एनविल एनविल पर डालने के लिए। एनविल मतलब होता है जिस पर रख कर, आप इमेज में देखिए, जिस चीज़ पर रख कर वो लोग जो लोहार हैं वो लोहे को पीट रहे हैं ना, तो नीचे की जो चीज़ है उसको बोलते हैं एनविल। एक अलग से इमेज आ रही है एनविल की, और एक इमेज में लोहार लोहे को पीट रहा है। तो एनविल वो चीज़ है जिस पर हम लोहे को एक आकार देते हैं, लोहे को पीटते हैं जब वो लोहा एकदम लाल हो जाता है, ठीक है। तो फिर से कि वेटिंग फॉर द पिग आयरन, कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे जिसे डाला गया था इन द फायर आग में ताकि वो तैयार हो जाए, पुट ऑन द एनविल एनविल पर डालने के लिए। एनविल की हिंदी होती है निहाई, ठीक है। तो निहाई पर डालने के लिए, निहाई मतलब वहीं जहाँ पर उसको पीटा जाए और उसको एक रूप दिया जाए, एक आकार दिया जाए। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्योंकि यहाँ पे फिर बहुत सारे डाउट होते हैं। तो हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे कि बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस से ठीक पहले लंबी अंधेरी संध्याओं में से एक लंबी अंधेरी संध्या को मुख्य लोहार और उसका सहायक भट्ठी के पास अंधेरे ढलाई घर में बैठे थे और वो कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे जिसे
आग में डाला गया था कि वो तैयार हो जाए और उसे एनविल पर डाला जाए। ठीक है, एनविल मतलब होता है निहाई, तो निहाई पर डालने के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। सबसे बड़ा प्रश्न कि पूरे को मिलाकर एक साथ कैसे पढ़ेंगे, तो इसको पूरा मिलाकर ऐसे पढ़ेंगे कि मुख्य लोहार और उसका सहायक भट्ठी के पास, फर्नेस के पास बैठकर वो अंधेरे ढलाई घर में बैठे थे और वो कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे, विच हैज़ बीन पुट इन द फायर, जिसे आग में डाला गया था ताकि वह तैयार हो जाए और उसे निहाई पर डाला जा सके। एवरी नाउ एंड देन, एवरी नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का मतलब होता है कुछ ही क्षणों में या बीच बीच में, वन ऑफ देम उनमें से एक, तो एवरी नाउ एंड देन यानी बीच बीच में, वन ऑफ देम उनमें से एक, गॉट अप खड़ा होता, टू स्टिर द ग्लोइंग मैस, ग्लोइंग मैस उस जलते हुए या उस सुलगते हुए, ग्लोइंग मतलब होता है ग्लोइंग मैस, ग्लोइंग मतलब वो जो जल रहा है, मैस मतलब लोहे का टुकड़ा, तो उस जलते हुए लोहे के टुकड़े को स्टिर कुरेदने के लिए विथ अ लॉन्ग एक लंबी आयरन लोहे की बार छड़ से, तो एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम उनमें से एक बीच बीच में गॉट अप खड़ा होता या जाता था, टू स्टिर कुरेदने के लिए, द ग्लोइंग मैस, यानी ग्लोइंग मैस मतलब होता है उस सुलगते हुए पिंड को या फिर उस सुलगते हुए लोहे के टुकड़े को, तो आप सीधा सीधा पिंड ही बोलिए। ग्लोइंग मैस मतलब वही जो लोहा जल रहा था यानी सुलग रहा था ताकि उसे निहाई पर डालकर पीटा जा सके और एक रूप दिया जा सके। तो ग्लोइंग मैस उस सुलगते हुए पिंड को स्टिर करने के लिए, कुरेदने के लिए, विथ अ लॉन्ग आयरन बार एक लंबी लोहे की छड़ से, रिटर्निंग और जब वो वापस आता, इन अ फ्यू मोमेंट्स कुछ ही क्षणों के बाद, और वो जब कुछ क्षणों के बाद वापस आता तो ड्रिपिंग विथ प्रिस्पिरेशन वो पसीने से तरबतर हो जाता था या पसीने में डूब जाता था, तो एज वाज द कस्टम, क्योंकि एज वाज द कस्टम जैसी की कस्टम थी, जैसी की प्रथा थी, ही वोर नथिंग वो कुछ भी नहीं पहनते थे, बट अ लॉन्ग शर्ट एक लंबी शर्ट, एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, पेयर मतलब होता है जोड़ा, एक जोड़ी पैर होते हैं हम सब के पास यानी दो पैर होते हैं, एक जोड़ी का मतलब होता है दो, दो जूतों के, वुडन शूज़, वुडन मतलब लकड़ी के, शूज़ मतलब जूते, तो दो लकड़ी के जूते और एक लंबी शर्ट के अलावा ही वोर नथिंग वो कुछ भी नहीं पहनते थे। ठीक है, क्योंकि आग लगने का खतरा होता है ना, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, और वो जब कुछ क्षणों के बाद वापस आता था तो ड्रिपिंग विथ प्रिसिपिटेशंस वो पसीने से तरबतर होते थे, दो एज वाज द कस्टम क्योंकि ऐसी प्रथा थी या फिर जैसी की प्रथा थी कि वो एक जोड़ी या फिर लकड़ी के जूतों के सिवाय, हो सकता है आप जोड़ी भूल जाएं, तो लकड़ी के जूतों के सिवाय और एक लंबी शर्ट के सिवाय ही वोर नथिंग वो कुछ भी नहीं पहनते थे। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्ज, ऑल द टाइम यानी हर समय, देयर वर मैनी साउंड्स बहुत सारी ध्वनियाँ, टू बी हर्ड सुनाई दे रही थी, इन द फोर्ज भट्ठी से, तो भट्ठी से हर समय बहुत सारी या भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई दे रही थी, आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द बिग बेलॉज ग्राउंड, द बिग बेलॉज, बेलो मतलब होता है जो आप धौकनी जानते हैं, जिससे पंखा करते हैं आग को और वो आग को और भड़काता है, जैसे हम फूंक मार के आग को भड़काते हैं वैसे धौकनी होती है, पंखा होता है जो आग को पंखा करता है और आग और तेज़ से जल उठती है। तो द बिग बेलॉज वो जो बड़ी धौकनी थी, ग्राउंड वो कराह रही थी, एंड बर्निंग कोल और जलता हुआ कोयला क्रैक्ड चटक रहा था, तो जब वो पंखा चलता था ना तो कोयला और तेज़ से चटकता था यानी कोयला और तेज़ से जलता था। द फायर बॉय लकड़ी की, फायर मतलब है आग, तो आग की देखभाल करने वाला लड़का, सॉल्ट चाराकोल, चाराकोल मतलब कोयला सॉल्ट कर रहा था, फेंक रहा था इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस भट्ठी में, आग की देखभाल करने वाला लड़का भट्ठी में कोयला फेंक रहा था, विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर जोरों से शोर करता हुआ। ठीक है, ग्रेट डील ऑफ क्लैटर का मतलब होता है जोरों से शोर करना या खदर बदर करना, जैसे आप कोयले को उठाते हैं एक चिमटी से, वो जो चिमटी होती है कोयले को उठाने के लिए, उससे जब आप कोयले को उठाते हैं तो उससे एक आवाज़ आती है, कोयला खड़खड़ा कर नीचे की तरफ गिरता है यानी सर्र सर्र या खर्र खर्र की आवाज़ होती है ना, तो उसी चीज़ को बोल रहे हैं।
तो ग्रेट डील ऑफ क्लटर, मैं नहीं चाहता कि आप थोड़े से भी कंफ्यूज हो, ठीक है। तो ग्रेट डील ऑफ क्लटर का मतलब होता है खड़खड़ का शोर करता हुआ, ठीक है। तो द फायर बॉय शॉलोड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, फायर बॉय आग की देखभाल करने वाला लड़का। अब आग की देखभाल करने से मतलब यहाँ पे ये है कि आग कहीं बुझ ना जाए। तो आग की देखभाल करने वाला लड़का भट्ठी में कोयला फेंक रहा था खड़ की आवाज़ करते हुए। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, आउटसाइड और बाहर, रोड द वाटरफॉल, वाटरफॉल मतलब जलप्रपात, रोड मतलब दहाड़ रहे थे, बाहर जलप्रपात दहाड़ रहे थे। एंड शार्प और एक तेज नॉर्थ वाइंड, और एक तेज नॉर्थ उत्तरी वाइंड हवा, और एक तेज उत्तरी हवा विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। ब्रिक टाइल्ड रूफ का मतलब होता है फर्श की ईंटें, ठीक है। तो फर्श की ईंटों पर विप्ड कोड़े मार रही थी द रेन, वर्षा के, ठीक है। एंड अ शार्प नॉर्थ वाइंड, और एक तेज उत्तरी हवा फर्श के ईंटों पर बरसात के कोड़े मार रही थी, अर्थात बरसात हो रही थी उस समय और बहुत तेज़ों से हवा चल रही होगी, जिसकी वजह से वर्षा की बूंदें बहुत तेज़ी से लड़ रही थी दीवारों से। तो इट वॉज प्रोबेबली, निश्चित रूप से, ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइस, इतने ज़्यादा शोर की वजह से, दैट द ब्लैक स्मिथ, उस लोहार ने, डिड नॉट नोटिस, ध्यान नहीं दिया, दैट अ मैन, की एक व्यक्ति, हैड ओपनड, उसने खोला है, द गेट को, एंड इंटर द फोर्ज, और ढलाई घर में घुस गया है। निश्चित रूप से इतने ज़्यादा शोर की वजह से लोहार ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एक व्यक्ति ने गेट खोला और वो ढलाई घर में घुस चुका है। अंटिल ही स्टूड, जब तक कि वहाँ स्टूड खड़ा नहीं हो गया, क्लोज अप द फर्नेस, फर्नेस यानी भट्ठी के पास, जब तक कि वो जाकर भट्ठी के पास खड़ा नहीं हो गया, अर्थात वो गया और भट्ठी के पास खड़ा होकर आग तापने लगा, तब लोहार का ध्यान उस पर गया कि ये कौन सा व्यक्ति है जो अंदर घुस गया। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, इसमें कोई असामान्य बात नहीं है। निश्चित रूप से इसमें कोई असामान्य बात नहीं है, अर्थात ये सामान्य सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई डाकू घुस गया, डकैत घुस गया, ये सामान्य सी बात है। फॉर पुअर, गरीब, वैगबॉन्ड्स, घुमक्कड़ों के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनके पास कोई बेटर शेल्टर नहीं है, कोई छत नहीं है या कोई आश्रय नहीं है, फॉर द नाइट, रात बिताने के लिए, ठीक है। तो गरीब घुमक्कड़ जिनके पास रात बिताने के लिए कोई शेल्टर नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, या फिर जिनके पास रात बिताने के लिए कोई छत नहीं है, या फिर ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि जिनके पास रात बिताने के लिए कोई घर नहीं है, उनके लिए ये एक असामान्य सी बात है। अर्थात उन्हें जहाँ आग दिखेगी, जहाँ उनको छाया दिखेगी, वहीं पर चले जाएंगे, रात बिताएंगे और फिर अपने घुमक्कड़पन की वजह से आगे निकल जाएंगे घूमने के लिए, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है, कंफ्यूज मत होना। अब ये नाइट तो मैंने वहीं पे लिख दिया था नीचे खुद पेन से, तो इसको नहीं पढ़ना। अब देखो, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप्ड थ्रू द स्कूटी पैंस। अब देखो इसको क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि स्कूटी पैंस मतलब होता है कालिख लगे शीशे, स्केप्ड मतलब होता है निकलने वाला, ग्लो मतलब होता है चमक, लाइट मतलब प्रकाश, फोर्ज मतलब ढलाई घर, अट्रैक्ट मतलब होता है खींचा चलाना या आकर्षित होना। तो वो जो घुमक्कड़ लोग होते हैं, रात में जब उनको ठंडी लगती है तो उनको जहाँ पे भी आश्रय दिख जाता है वो लोग वहीं चले जाते हैं। तो उनको जहाँ पे आग दिखती है तो आग से ठंडी नहीं लगती ना, तो इस वजह से वो लोग आग की तरफ आकर्षित होते हैं। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि स्कूटी पैंस, कालिख लगे शीशों से, स्केप्ड मतलब होता है निकलने वाला, लेकिन पहले बोलेंगे लाइट ऑफ ग्लो, लाइट मतलब प्रकाश, ग्लो मतलब चमक। तो कालिख लगे शीशों से प्रकाश की चमक निकल रही है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि कालिख लगे शीशों से, स्कूटी पैंस मतलब होता है कालिख लगे शीशे, तो कालिख लगे शीशों से निकलने वाले प्रकाश की चमक के पास फोर्ज, ढलाई घर की ओर, टू बी अट्रैक्टेड, वो आकर्षित होते हैं, ठीक है। ये लोग जो हैं ये कालिख लगे शीशों से निकलने वाले प्रकाश की चमक के पास ढलाई घर की ओर आकर्षित होते हैं। मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए हर एक वर्ड। एंड टू कम अप,
टू वार्म एंड टू कम अप, और वो यहाँ पर आते हैं टू वार्म देमसेल्व्स, स्वयं को गर्म करने के लिए, इन फ्रंट ऑफ द फायर, आग के सामने। या फिर आप इस पूरे को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि वो यहाँ पर आग तापने के लिए आते हैं। ठीक है, भट्टी के पास आते हैं तो आग तापते हैं ताकि उनको ठंडी ना लगे और वो ठंड से जम ना जाएं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, एक बार फिर से खुद से पढ़ लेना, अपने आप आ जाएगा। द ब्लैक स्मिथ, जो ब्लैक स्मिथ था यानी जो लोहार थे, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे थे, यस लगा है, यानी सभी लोहारों की बात हो रही है। तो जो लोहार थे यानी जो वहाँ पर काम करने वाले लोहार थे, ग्लैंस्ड, उन्होंने देखा, ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंटरडर। इंटरडर मतलब वो जो आने वाला घुसपैठिया था, तो घुसपैठिए की ओर बड़े ही कैजुअल, असामान्य तरीके से, एंड इनडिफरेंटली यानी बिल्कुल बिना किसी, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं कि बस ऐसे ही निगाह डाली और निगाह डाली, तो सरसरी से, ठीक है, बहुत तेज़ी से। आप इसको बोलेंगे कैजुअली, निरपेक्ष भाव, या फिर आप कह सकते हैं सरसरी से, एंड इनडिफरेंटली मतलब होता है निरपेक्ष भाव। तो सरसरी से और निरपेक्ष भाव से उन्होंने उस घुसपैठियों को देखा। सीधा सा मतलब है कि बड़ी ही उदासीनता से उसकी तरफ देखा, यानी कोई मतलब नहीं कौन घुसाया कौन नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो द ब्लैक स्मिथ, लोहारों ने, ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली एंड इनडिफरेंटली एट द इंटरडर, घुसपैठिए की तरफ एक सरसरी और निरपेक्ष भाव से दृष्टि डाली। सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि उदासीनता से नज़र डाली, अर्थात उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। He looked at the way people of his type usually did. He looked, वो दिख रहा था, the way, उस ठीक उसी प्रकार, people of his type, जैसे कि उस तरह के लोग usually did दिखते हैं, अर्थात वो वैसा ही दिख रहा था जैसे उसकी तरह के लोग दिखते हैं। यानी जो भिखारी और घुमक्कड़ लोग होते हैं, वो जिस हाल में होते हैं ठीक उसी हाल में वो व्यक्ति भी था, वो घुसपैठिया भी उसी हाल में था। तो ही लुक्ड द वे, वो ठीक उसी प्रकार दिख रहा था, पीपल ऑफ हीज टाइप यूजुअली डिड। पीपल ऑफ हीज टाइप मतलब उसके तरह के लोग, पीपल मतलब लोग, तो उसकी तरह के लोग यूजुअली डिड जैसे दिखते हैं, तो वो वैसा ही दिख रहा था सामान्यतः जैसे उसकी तरह के लोग दिखते हैं। या फिर आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि ठीक वह ठीक ऐसा ही दिख रहा था जैसा ज़्यादातर उसकी तरह के लोग दिखते हैं। विथ अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी बहुत लंबी दाढ़ी थी। डर्टी, वो गंदा था। फ्रैग्ड, फटे हाल था, यानी उसके कपड़े फटे पुराने थे। एंड विथ अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, एंड विथ अ बंच, और एक बंच था, एक ढेर था या एक गुच्छा था, ऑफ रेड ट्रैप्स, चूहेदानियों का, डैगलिंग जो कि लटक रहा था, ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती के पास या उसके सीने के पास, और चूहेदानियों का एक गुच्छा उसके सीने के पास लटक रहा था। ही आस्क्ड परमिशन, उसने अनुमति मांगी, टू स्टे, रुकने की। उसने रुकने की अनुमति मांगी, यानी वह चाहता था कि वो वहाँ पर रुके, ठीक है, तो उसने रुकने की अनुमति मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ, और मुख्य लोहार ने, नोडेड, सिर हिलाया, अ हॉटी कंसेंट, यानी सिर हिलाकर उसे अनुमति दे दी, ठीक है। विदाउट ऑनरिंग, ऑनर मतलब होता है सम्मान, हिम, उसका, विद अ सिंगल वर्ड, तो उसके सम्मान में एक शब्द बोले बिना भी मुख्य लोहार ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी, ठीक है, यानी एक भी शब्द बोला नहीं, सोचा कौन इस भिखारी के मुंह लगे, छोड़ो, जाओ जहाँ पड़े हो पड़े रहो, ये चीज़। तो ही आस्क परमिशन टू स्टे, उसने रुकने की अनुमति मांगी, और मुख्य लोहार ने अपना सिर हिलाकर उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना अनुमति दे दी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड अ हॉटी कंस्टेंट। मास्टर ब्लैक स्मिथ ने, मुख्य लोहार ने, हॉटी कांस्टेंट, स्वीकृति की स्थिति में या स्वीकृति की दशा में अपना सिर हिलाकर अनुमति दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड, उसके सम्मान में एक भी शब्द बोले बिना। यानी सीधी सी बात है कि मुख्य लोहार ने अपना सिर हाँ में हिलाया कि हाँ तुम यहाँ पे ठहर सकते हो, और उसने उससे एक भी शब्द नहीं बोला, ठीक है। अब कहते हैं कि द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग। द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ ने भी, डिड नॉट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा, उस घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा इधर, अर्थात उस घुमक्कड़ ने भी कुछ भी नहीं बोला। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक,
ही हैड नॉट कम देयर, वो वहाँ पर नहीं आया था टू टॉक, बात करने के लिए, वो वहाँ पर बात करने के लिए नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, बट ओनली टू वार्म, वो तो स्वयं को गर्म रखना चाहता था, एंड स्लीप, और सोना चाहता था, अर्थात वो वहाँ पर आग तापने और सोने के लिए आया था। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामसे आयरन मिल वॉज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिटेड आयरन मास्टर, उन दिनों रामसे लौह उद्योग वाज ओन्ड का मालिक बाई अ वेरी प्रोमाइंटेड आयरन मास्टर, एक बहुत ही प्रसिद्ध आयरन मास्टर, लोहे का व्यापारी था। उन दिनों रामसे लौह उद्योग का मालिक एक बहुत ही प्रसिद्ध लोहे का व्यापारी था, ठीक है। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका सबसे बड़ा सपना था, वाज टू शिप आउट, कि वो बाहर भेजे गुड आयरन, अच्छा लोहा, टू द मार्केट, बाजार में। जिसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी, या फिर एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा भी होता है, तो आप महत्वाकांक्षा बोल सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षा आप भूल जाएंगे, तो आप ऐसे बोलिए कि जिसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वो बाजार में सबसे अच्छा लोहा शिप आउट करना चाहता था, भेजना चाहता था या पहुंचाना चाहता था। तो जिसकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि वो बाजार में सबसे अच्छा लोहा पहुंचाना चाहता था। ही वाच्ड बोथ नाइट एंड डे, ही वाच्ड, वो देखभाल करता था, नाइट एंड डे, दिन और रात, वो दिन रात देखभाल करता था, या फिर वो दिन रात निगरानी करता था, टू सी, यह देखने के लिए, दैट द वर्क, कि काम वाज डन, किया जा रहा है, एज वेल एज पॉसिबल, यानी काम जितना हो सके उतना अच्छा किया जा रहा है। वो दिन रात निगरानी करता था यह देखने के लिए कि काम जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा किया जा रहा है। एंड एट हिज वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फॉर्ज, एंड एट हिज वेरी मोमेंट, और ठीक इसी समय ही केम, वो आया था, इनटू द फॉर्ज, उस ढलाई घर में, ऑन वन हिज नाइटली, अपने रात के राउंड ऑफ इंस्पेक्शन, रात के निरीक्षण के लिए। इंस्पेक्शन मतलब होता है निरीक्षण या दौरा, ठीक है। तो एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक इसी समय यानी जब वो घुमक्कड़ भी उस मिल में घुसा था, तो ठीक इसी समय ही केम, वो आया था, इनटू द फोर्ज, उस ढलाई घर में, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपने रात्रिकालीन दौरे पर, ठीक है। इंस्पेक्शन मतलब हो सकता है निरीक्षण, ठीक है। तो आगे चलेंगे, ये समझ में नहीं आया क्या, एक बार फिर से, एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और ठीक इसी समय, ही केम, वो आया था, इनटू द फोर्ज, उस ढलाई घर में, यहाँ पे छोटा कर लिया कि ठीक इसी समय वो भी उस ढलाई घर में आया था, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स, अपने रात्रिकालीन दौरे के इंस्पेक्शन, निरीक्षण के लिए, यानी अपने रात्रिकालीन दौरे पर निरीक्षण के लिए वो भी आया था, ठीक है। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ, नेचुरली स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज़ हिस्सा उसने देखी, वॉज द टॉल रैगमफिन हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज टू द फर्नेस दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट ट्रैक्स। तो देखिए लंबा है, संभवतः या स्वाभाविक रूप से जो पहली चीज़ उसने देखी, वॉज द टॉल रैगमफिन, वो एक लंबा घुमक्कड़ था, who had eased his way so close the furnace, who has eased his way so close, जो बहुत पास बैठा था, to the furnace, भट्ठी के, जो भट्ठी के बहुत ज़्यादा पास बैठा था या भट्ठी के बहुत ज़्यादा नज़दीक सरक गया था, that steam, जिसकी वजह से, स्टीम मतलब होता है भाप, रोज उठने लगी थी, जिसकी वजह से भाप उठ रही थी, फ्रॉम हिज वेट रैक्स, उसके फटे पुराने कपड़ों से, वेट मतलब होता है भीगा हुआ, रैक्स मतलब फटे पुराने कपड़े, उसके भीगे फटे पुराने कपड़ों से स्टीम रोज, भाप उठने लगी थी, उसके कपड़े भीगे थे, तो जब वो आग के पास सरक गया तो उससे भाप उठने लगी। आगे कहते हैं द आयरन मास्टर, लोहे के व्यापारी ने, डिड नॉट फॉलो, अनुसरण नहीं किया, द एग्जाम्पल, उदाहरण का, ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, लोहारों के। आप ऐसा कह सकते हैं कि लौह मास्टर ने या फिर लोहे के व्यापारी ने लोहारों के तरह फॉलो द एग्जाम्पल, या लोहारों की जैसी हरकत नहीं की, यानी लोहारों ने जैसे उस पर ध्यान नहीं दिया, उस पर कि उसके सम्मान में एक भी शब्द नहीं बोला, तो कुछ भी नहीं किया था ना लोहारों ने, तो उनकी तरह हरकत लौह व्यापारी ने नहीं की।
ये कहना चाहते हैं, लेकिन किताब के शब्दों में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है। तो द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो, आयरन मास्टर लौह व्यापारी ने अनुसरण नहीं किया द एग्जाम्पल उदाहरण का ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स लोहारों के। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि लौह व्यापारी ने लोहारों जैसी हरकत नहीं की, ठीक है। या फिर आप किताब की भाषा में पढ़ना चाहें तो आप ऐसे कह सकते हैं कि लौह व्यापारी ने लोहारों के उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से लुक देखा था एट द स्ट्रेंजर, उस अजनबी को, जिन्होंने अजनबी की ओर देखने तक की कृपा नहीं की थी। किताब में ऐसे लिखा गया है, लेकिन इसका मतलब सीधा सीधा है कि जिन्होंने बड़ी मुश्किल से उस अजनबी को देखा था, अर्थात उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दिया था। आप इसको ऐसे ही कह सकते हैं कि हु हैड हार्डली डिजाइंड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जिन्होंने अजनबी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, ही वॉक्ड, देखिए ही जो है ये यूज हुआ है लौह व्यापारी के लिए, तो ही वॉक्ड क्लोज अप, वो पास गया, टू हिम उसके, वो उसके पास गया, यानी वो अजनबी के पास गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, लुक्ड हिम उसको देखा, ओवर वेरी केयरफुली बहुत ध्यान से, और उसको बहुत ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लॉच हैट, देन टोर ऑफ, तब हटा दी ही स्लॉच सेट, उसकी हैट मतलब टोपी, स्लॉच मतलब झुकी हुई। देन टोर ऑफ, तब हटा दी ही स्लॉच हैट, उसकी झुकी हुई टोपी को। टू गेट अ बेटर व्यू, ध्यान से देखने के लिए, और ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को, उसके चेहरों को ध्यान से या अच्छी तरह से देखने के लिए उसकी झुकी हुई टोपी को हटा दिया। पूरा जोड़ के कि ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, लुक्ड हिम वेरी केयरफुली। तो ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया, लुक्ड हिम वेरी केयरफुली, उसको ध्यान से देखने के लिए, ठीक है। देन टोर ऑफ ही स्लॉच हैट, और फिर उसकी झुकी हुई टोपी को हटा दिया। टू गेट अ बेटर व्यू, ताकि वो ठीक से देख सके ऑफ हिज फेस, उसके चेहरे को, ठीक है। और उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसने झुके हुए उसने उसकी झुकी हुई टोपी को हटा दिया। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू, बट ऑफ कोर्स, परंतु निसंदेह, इट इज़ यू, ये तुम हो, निल्स अलोफ, निल्स अलोफ, ठीक है। परंतु निसंदेह ये तुम हो, निल्स अलोफ, ही सेड, वहाँ बोला। हाउ डू यू लुक, तुम कैसे दिख रहे हो। द मैन विद द रैट ट्रैप्स, चूहेदानियों के साथ जो व्यक्ति था या चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने, हैड नेवर बिफोर सीन, पहले कभी भी नहीं देखा था, द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी को, एट रामसे, रामसे के मालिक, ठीक है। तो रामसे का मतलब हो गया रामसे के मालिक, लौह व्यापारी को चूहेदानियों वाले व्यक्ति ने, हैड नेवर बिफोर सीन, पहले कभी भी नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो, और वह नहीं जानता था, वाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था, अर्थात वो ये भी नहीं जानता था कि उसका नाम क्या था। अर्थात रामसे कंपनी के मालिक को उसने ना तो पहले कभी देखा था और ना ही वो उसका नाम जानता था, इस बात को याद रखिएगा। बट इट occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. But it occurred, परंतु उसके दिमाग में आया, to him यानी but it occurred to him, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कि if the fine gentleman, यदि ये भला आदमी, फाइन जेंटलमैन मतलब होता है भला आदमी, यदि ये भला आदमी थॉट सोचता है कि वह वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, उसका एक पुराना परिचित है, उसका एक पुराना संबंधी है या उसका एक पुराना मित्र है, कई तरह से बोल सकते हैं एक्विटेंस के लिए। तो वो मन में सोच रहा है जो चूहेदानियों वाला व्यक्ति है कि बट इट अकॉर्ड टू हिम, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई कि दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, कि अगर ये भला आदमी थॉट ये सोच रहा है कि वह वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, उसका कोई पुराना परिचित है, तो ही माइट, तो वहाँ शायद परहैप्स, तो वह शायद थ्रो फेंक देगा, हिम उसकी तरफ, अ कपल ऑफ क्रोनर्स, 1-2 क्रोनर, तो शायद वो उसकी तरफ 1-2 क्रोनर फेंक दे। क्रोनर मतलब एक मुद्रा, हमारे यहाँ पे जैसे रुपया चलता है वैसे ही इस देश में जहाँ पे ये कहानी लिखी गई होगी वहाँ पे क्रोनर चलता है, ठीक है। तो वो सोच रहा है कि जो चूहेदानियों वाला व्यक्ति है
तो वो व्यक्ति सोच रहा है कि अगर ये भला आदमी सोच रहा है कि मैं इसका कोई परिचित हूँ तो शायद ये मेरी हालत पर तरस खाकर मेरी तरफ एक दो सिक्के उछाल दे या एक दो सिक्के मुझे दे दे, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या कह रहा है, बट इट अकॉर्ड टू हिम, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन, अगर ये भला आदमी थॉट सोचता है कि ही, यानी वो चूहेदानी वाला व्यक्ति, ही कि वहाँ वाज एन ओल्ड एक्विटेंस, उसका एक पुराना परिचित है, तो ही माइट परहैप्स, तो वो शायद थ्रो हिम, फेंक देगा ए कपल ऑफ क्रोनोर, उसकी तरफ एक या दो क्रोनोर फेंक देगा। यानी कहने का मतलब है कि उसको एक या दो क्रोनोर फेंक कर दे देगा कि ले जाओ, कुछ खा लेना, पहन लेना, कपड़े खरीद लेना, ये सब चीज़। देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव्ड, इसलिए वो अनडिसीव नहीं करना चाहता था, इसलिए वो दूर नहीं करना चाहता था। अनडिसीव मतलब होता है भ्रम को दूर करना, इसलिए वो भ्रम को दूर नहीं करना चाहता था ही उसके ऑल एट वंस, तुरंत ही। इसलिए देयरफॉर, इसीलिए ही डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहता था, ऑल एट वंस, तुरंत ही, अनडिसीव्ड हिम, उसके भ्रम को दूर करना, इसीलिए वहाँ उस व्यापारी के भ्रम को तुरंत दूर नहीं करना चाहता था, अर्थात उसमें लालच आ गया कि काश एक दो सिक्के मिल जाएं। यस, हाँ, गॉड नोस, ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, मेरे साथ चीज़ें कितनी गलत हुई हैं। यानी वो कह रहा है कि हाँ, ईश्वर जानता है कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। इस लाइन का मतलब इतना ही होता है, यस गॉड नोज, हाँ ईश्वर जानता है, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। ही सैड, वहाँ बोला, वो चूहेदानियों वाला व्यक्ति बोला, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, तुम्हें इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था, फ्रॉम द रेजिमेंट से, तुम्हें रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, लौह व्यापारी ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, वो गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस, इफ़ ओनली, यदि आई हैड बीन स्टिल इन द सर्विस, मैं सेवा में होता एट दैट टाइम, उस समय, अर्थात मैं उस समय भी अगर नौकरी कर रहा होता, अर्थात मैं उस समय अगर सेवा में होता, यानी रेजिमेंट में मैं भी अगर होता, तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वेल, अच्छा, नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, नाउ ऑफ कोर्स, अब अवश्य ही, यू विल कम होम विथ मी, तुम मेरे साथ घर चलोगे, ठीक है, तुम अब मेरे साथ घर चलोगे, वो लौह व्यापारी कह रहा है। तो पहले ये लाइन समझिए। अब वो लौह व्यापारी हो सकता है कि रेजिमेंट में किसी ऊंचे पद पर काम कर रहा हो और उससे नीचे पद पर वो सोच रहा है कि ये जो चूहेदानी वाला व्यक्ति है ये उसका कोई मित्र है, उसको पहचानने में गलती हो गई होगी, कुछ भी हुआ होगा, ये कहानी में आगे पता चलेगा, इस रहस्य को रहस्य ही रहने देंगे। तो वो जो लौह व्यापारी है वो कह रहा है कि अगर मैं रेजिमेंट में उस समय भी, जब तुमने इस्तीफ़ा दिया उस समय भी अगर मैं काम कर रहा होता तो मैं ऐसा नहीं होने देता। तो इफ़ ओनली काश आई हैड बीन इन द सर्विस, मैं सेवा में होता एट दैट टाइम, उस समय, काश मैं उस समय भी सेवा में होता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। वेल, नाउ ऑफ कोर्स, खैर कोई बात नहीं, नाउ अब ऑफ कोर्स यू विल कम, तुम आओगे होम, घर, विथ मी, मेरे साथ, खैर अब तुम मेरे साथ घर आओगे, या फिर खैर अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। टू गो अलोंग ऑफ द मैनर हाउस, टू गो अलोंग, जाना, मैनर हाउस, इस जमींदार के घर पर जाना, यानी मैनर हाउस, टू गो अलोंग, जमींदार के घर पर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर, और इस ओनर के द्वारा, इस मालिक के द्वारा, यानी घर के मालिक के द्वारा, रिसीव्ड लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ओल्ड मतलब पुराने, रेजिमेंटल मतलब सेना के, कॉमरेड साथी की भांति स्वागत किया जाना, यानी जमींदार के घर पर जाना और घर के मालिक के द्वारा पुराने सेना के साथी के रूप में स्वागत किया जाना। दैट, यह बात, हाउएवर, किसी प्रकार से, डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ को खुश नहीं कर सकी, ठीक है, अर्थात तो इस बात से वो घुमक्कड़ खुश नहीं हुआ कि मैं इसके घर जाऊं और फिर ये मेरी आओ भगत करे और ये सोचे कि मैं इसकी सेना का कोई पुराना मित्र हूँ, ठीक है। तो यही पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैनर हाउस, जमींदार के घर पर जाना, एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर, और घर के मालिक के द्वारा पुराने सेना के साथी के रूप में आवभगत करना या सेवा करवाना। दैट हाउएवर, यह बात किसी प्रकार से डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प,
यानी इस बात से जो ट्रम्प था वो प्लीज़ नहीं हुआ, यानी घुमक्कड़ खुश नहीं हुआ। ठीक है, आगे कहते हैं कि नो, नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। ही सैड, वहाँ बोला, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा चौकन्ना होकर। लुकिंग क्वाइट अलार्म मतलब होता है एकदम चौकन्ना हो गया वो, यानी इस बात से वो थोड़ा सा डर गया कि अरे कौन जाए इसके घर। तो लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा चौकन्ना होकर या पूरी तरह से चौकन्ना होकर, ही सैड, वहाँ बोला। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर के बारे में सोचा था जो उसने चोरी किए थे, उनके बारे में वो सोच रहा है। टू गो अप द मैनर हाउस, मैनर हाउस जमींदार के घर पर जाना, वुड बी लाइक, कुछ इस तरह होगा, थ्रोइंग की वो खुद को फेंक देगा, हिमसेल्फ, स्वयं को, वो स्वयं को फेंक देगा, वॉल्ट्रिनेटरी इनटू द लैंड्स डेन, शेर की गुफा में। यानी उसने सोचा कि उसने 30 क्रोनर तो चोरी किए हैं, और अगर वो ज़मींदार के घर पर गया तो उसको पकड़ लिया जाएगा, और फिर ऐसा होगा कि जैसे वो खुद को अपनी इच्छा से ही शेर की गुफा में फेंक रहा हो, यानी वहाँ पे उसको पकड़ लेंगे, फिर आने नहीं देंगे। ठीक है, उसकी चोरी पकड़ी जाएगी। टू गो अप द मैनर हाउस, ज़मींदार के घर पर जाना, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, स्वयं को फेंकना होगा, इनटू द लायंस डेन, शेर की मांद में या शेर की गुफा में। ठीक है, तो ज़मींदार के घर पर जाना, अपनी इच्छा से शेर के मांद में स्वयं को फेंकना होगा, अर्थात उसके घर पर जाना सुरक्षित नहीं है। ही ओनली वांटेड अ चांस, वो केवल एक चांस चाहता था, वो एक मौका चाहता था, टू स्लीप हेयर, यहाँ पर सोने का, इन द फॉर्ज, इस फॉर्ज में, इस ढलाई घर में, एंड देन सीक अवे, और फिर वो चला जाता, एज इनकन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, जितनी इनकन्स्पिशियस मतलब होता है यहाँ पे कि वो चुपके से अपना खिसक जाता, मौका देखकर अपना खिसक जाता, एंड देन सीक अवे एज इनकन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और वो चुपके से मौका देखकर सीक अवे हो जाता, खिसक जाता। वह केवल यहाँ पर सोने का एक अवसर चाहता था, यानी फोर्ज में, इस ढलाई घर में वो केवल इस सोने के लिए एक अवसर चाहता था। सॉरी, थोड़ा सा मुश्किल हो गया। ही ओनली वांटेड, वो केवल चाहता था, चांस, एक मौका, टू स्लीप हेयर, यहाँ पर सोने का, इन द फॉर्ज, इस ढलाई घर में। वह इस ढलाई घर में केवल सोने का एक मौका चाहता था, और फिर वो यथासंभव या बिना किसी को पता चले चुपके से खिसक जाना चाहता था। स्नीक अवे मतलब खिसक जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अस्यूम्ड, द आयरन मास्टर लौह व्यापारी ने अस्यूम्ड, ये विश्वास दिलाया, दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि द आयरन मास्टर अस्यूम्ड, लौह व्यापारी को ऐसा लगा, दैट कि ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, वो थोड़ा सा एम्बैरेस्ड महसूस कर रहा है, वो थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज माइजरेबल क्लॉथिंग, अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से। तो लौह व्यापारी को लगा कि अपने फटे पुराने कपड़ों की वजह से वो थोड़ा सा शर्मिंदा महसूस कर रहा है। प्लीज़ डोंट थिंक दैट, प्लीज़ डोंट थिंक, कृपया ऐसा मत सोचें, आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरे पास इतना अच्छा घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि आप स्वयं को वहाँ पर नहीं दिखा सकते। अब इसको ऐसे तो पढ़ नहीं सकते, तो इसको ऐसे पढ़िए कि प्लीज़ डोंट थिंक, कृपया ऐसा मत सोचें, दैट आई हैव सच अ फाइन होम, कि मेरा घर इतना सुंदर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। ठीक है, तो कृपया ऐसा मत सोचें कि मेरा घर इतना सुंदर है कि आप वहाँ पर नहीं जा सकते। ही सैड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, एज यू मे ऑलरेडी, जैसा कि आपने पहले ही हर्ड, सुना होगा, जैसा कि आपने पहले ही सुना होगा। माई बॉयज़ आर अबॉर्ड, मेरे बच्चे या मेरे लड़के अबॉर्ड, विदेश में रहते हैं। एंड देयर इज़ नो वन, और कोई भी नहीं है, एट द होम, घर पर, और घर पर कोई भी नहीं रहता, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, मेरी सबसे बड़ी बेटी, एंड माई सेल्फ, और मेरे, एक्सेप्ट, अलावा, तो मेरी सबसे बड़ी बेटी और मेरे अलावा घर पर कोई भी नहीं रहता। वी वर जस्ट सेइंग, हम कह रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड, कि ये बहुत बुरा हुआ, वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कि हमारा कोई साथी नहीं है, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस पर। ठीक है, हम इसी बारे में बात कर रहे थे कि ये बहुत बुरा हुआ कि इस बार क्रिसमस पर हमारे साथ कोई नहीं है, अर्थात बेटे तो बाहर थे विदेश में, और मैं और मेरी बेटी ही घर पर थे।
तो इस बारे में वो लोग बात कर रहे थे कि बहुत बुरा हुआ कि इस बार क्रिसमस पर हमारे साथ कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वी वर जस्ट सेइंग, हम इसी बारे में बात कर रहे थे, दैट इट वाज टू बैड, कि ये बहुत बुरा है। वी डिडंट हैव एनी कंपनी, कंपनी मतलब होता है साथी, साथ, फॉर क्रिसमस, क्रिसमस के पर या क्रिसमस के लिए, या फिर आप ऐसे ही कहिए कि क्रिसमस पर हमारे साथ डिडंट हैव एनी, कोई भी नहीं था। नाउ कम विथ मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस, और हमारी सहायता करो, द मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर। क्रिसमस फूड, क्रिसमस के भोजन को डिसअपियर, समाप्त करने में, या लिटिल फास्टर, थोड़ा सा तेज़ी से। ठीक है, 2 लोग खाएंगे तो खाना ज़्यादा देर तक टिकेगा, 3 लोग खाएंगे तो खाना जल्दी समाप्त होगा, 5 लोग खाना खाएंगे तो और जल्दी समाप्त होगा। वही चीज़ ये कह रहा है कि नाउ कम अलोंग विथ मी, अब मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस, और मेरी मदद करो, टू मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, क्रिसमस के भोजन को डिसअपियर, समाप्त करने में, लिटिल फास्टर, थोड़ा जल्दी। ठीक है, तो अब मेरे साथ चलो और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा सा जल्दी समाप्त करने में हमारी सहायता करो। बट द स्ट्रेंजर सैड नो, बट लेकिन द स्ट्रेंजर, उस अजनबी ने, सैड नो एंड अगेन नो, बार बार मना करता रहा। सैड नो एंड अगेन नो, इसका मतलब होता है बार बार मना करना, लेकिन अजनबी बार बार मना करता रहा। एंड आयरन मास्टर शॉ दैट ही मस्ट गिव इन, एंड आयरन मास्टर, और लाह व्यापारी ने देखा, दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसे हार मान लेनी चाहिए। और लौह व्यापारी ने देखा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, यानी इस बात की जिद नहीं करना चाहिए कि वो घुमक्कड़ उसके साथ उसके घर जाए। इस बात को मनाने के लिए उसको जिद नहीं करनी चाहिए, यानी ये जाएगा नहीं, ये अड़ियल है, ये टिक गया है, यहाँ से हिलेगा नहीं। बट द स्ट्रेंजर सैड नो एंड नो अगेन, लेकिन अजनबी बार बार मना करता रहा, और लौह व्यापारी ने देखा या फिर सोचा कि उसे हार मान लेनी चाहिए, अर्थात उसको घर ले जाने की जिद नहीं करनी चाहिए। इट लुक्स एज थो कैप्टन वॉन स्टैल ऑफर्ड टू स्टे विथ यू टुनाइट, स्टेनस्ट्रॉम। देखिए, इट लुक्स, ऐसा लगता है, एज थो कैप्टन वॉन स्टेल, कि कैप्टन वॉन स्टेल ने प्रेफर्ड, कैप्टन स्टोर ने प्रेफर कर लिया है, टू स्टे, रुकने की योजना बना ली है, विथ यू, आपके साथ, टुनाइट, आज रात। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टोल ने आज रात आपके साथ रुकने का मन बना लिया है। ठीक है, स्टेनस्ट्रॉम, वो जो लोहार था उसका नाम था स्टेनस्ट्रॉम। ठीक है, ही सैड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, ही सैड, अब वो लौह व्यापारी, ही यूज हुआ है लौह व्यापारी के लिए। ही सैड, उसने कहा, टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, मुख्य लोहार से, एंड टर्न ऑन हीज हील, एंड टर्न ऑन हीज हील, इसका मतलब होता है और पीछे की ओर घूम गया। ठीक है, टर्न ऑन हीज हील मतलब होता है पीछे की ओर घूम जाना। ऐसा लगता है कि कैप्टन वॉन स्टेल ने आज रात आपके साथ रुकने का मन बना लिया है। स्टेनस्ट्रॉम, उस मुख्य लोहार का नाम था स्टेनस्ट्रॉम। ही सैड टू द मास्टर ब्लैकस्मिथ, उसने मुख्य लोहार से कहा, एंड टर्न टू हिज हील, और पीछे की ओर मुड़ गया। बट ही लाफ्ड, लेकिन वो हंसा, टू हिमसेल्फ, अपने आप ही, पर वो अपने आप ही हंसा, यानी वो अपने आप ही हंस पड़ा। एज ही वेंट अवे, जाते समय वो अपने आप ही हंस पड़ा। एज द ब्लैकस्मिथ, और लोहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड, समझ गया, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, दैट ही हैड नॉट सैड, कि उसने नहीं कहा है, हिज लास्ट वर्ड, अपने अंतिम शब्द या अपनी अंतिम बात। बट ही लाव्ड हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे, और जाते समय वो अपने आप में ही जोरों से हंसा या फिर हंस पड़ा, और जाते समय वो अपने आप में ही हंस पड़ा। और मुख्य लोहार या फिर लोहार, जो कि उसे अच्छी तरह से जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल, जो कि उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था, दैट ही हैड नॉट सैड, वो समझ गया कि उसने नहीं कहा है हिज लास्ट वर्ड, अपने अंतिम शब्द। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखो। बट ही लाव्ड टू हिमसेल्फ, इसका मतलब होता है वो खुद ही हंस पड़ा। ठीक है, यानी कोई बात उससे किसी ने कही नहीं, वो खुद ही हंस पड़ा। एज ही वेंट अवे, जब वो जाने लगा। ये क्लियर हो गया। एंड द ब्लैकस्मिथ, और वो लोहार, हु न्यू हिम, जो उसे जानता था, अंडरस्टूड वेरी वेल,
वो अच्छी तरह से समझ गया दैट कि ही हैड नॉट सैड, उन्होंने नहीं कहा है, ही यूज हुआ है लोहे के व्यापारी के लिए, तो ही उसने हैड नॉट सैड नहीं कहा है ही इज़ लास्ट वर्ड, अपने अंतिम शब्द, और वो समझ गया कि उसने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि वो समझ गया कि उसने अपने अंतिम बात नहीं कही है। इट वॉज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर, इट वॉज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर, इतने का हिंदी होता है यहाँ से ये, इट वॉज़ नॉट मोर देन हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब होता है आधा घंटा, नॉट मोर देन यानी आधे घंटे से भी कम समय में, आधे घंटे से भी कम समय में, बिफोर दे हर्ड द साउंड, उन्होंने सुना साउंड आवाज़ ऑफ कैरियज, ये गाड़ी की व्हील पहियों के। तो आधे घंटे से भी कम समय में यानी आधे घंटे से भी कम समय लगा उस व्यापारी के जाने और उस गाड़ी के आने में, आधे घंटे से भी कम समय लगा। तो आधे घंटे से भी कम समय में ही दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरियज व्हील्स, गाड़ी के पहियों की आवाज़ उन्होंने सुनी, आउटसाइड द फोर्ज, ढलाई घर के बाहर। एंड अ न्यू गेस्ट, और एक नया अतिथि केम इन, अंदर आया। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन इस बार लौह व्यापारी नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी को भेजा था, पार्शली होपिंग, इस आशा में, दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स, कि उसके पास अधिक शक्ति है ऑप्रिशियोजन, मनाने की, देन ही हिमसेल्फ, उसकी स्वयं की तुलना में। ठीक है, तो उस लौह व्यापारी ने सोचा था कि मेरी स्वयं की तुलना में मेरी बेटी में मनाने की शक्ति अधिक है। ठीक है, यानी मेरी बेटी मना करके उनको घर ले आएगी। सी इंटर्ड, वो अंदर आई, फॉलोड बाय अ वैलेट, और उसके पीछे एक वैलेट अंदर आया, उसके पीछे उसका नौकर अंदर आया, कैरिंग ऑन हिज आर्म, जो अपनी भुजाओं पर अ बिग फर कोट, एक बड़ा फर का कोट लिए हुए था। फर मतलब होता है समूर। ठीक है, तो एक बड़े फर का कोट अपनी भुजाओं पर लिए हुए उसका नौकर उसके पीछे अंदर आया। सिंटर्ड, वो अंदर आई और उसके पीछे उसका नौकर अपनी भुजाओं पर बड़ा फर का कोट लिए अंदर आया। कैरिंग मतलब होता है उठा कर लाना। सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, सी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मॉडेस्ट, किंतु वो शालीन थी, एंड क्वाइट शाई, और थोड़ी सी संकोचशील थी। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एट इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, इन द फॉर्ज ढलाई घर में, एवरीथिंग वॉज जस्ट एज, सब कुछ ठीक वैसे ही था, एज इट हैड बीन, जैसे वो था, अर्लियर इन द इवनिंग, शाम के समय, यानी ढलाई घर में सब कुछ वैसा ही था जैसा शाम के समय था। यानी लोहार अपना काम कर रहे थे, आग की देखभाल करने वाला लड़का कोयला झोंक रहा था, तो सब लोग अपने काम में ही व्यस्त थे, यानी ढलाई घर में सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा शाम को हो रहा था। ठीक है, तो परिवर्तन क्या हुआ, ये द मास्टर आगे भी तो इन्होंने कहा है वही चीज़ कि इन द फॉर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट, फॉर्ज में यानी ढलाई घर में सब कुछ वैसा ही था, जस्ट एट इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, जैसा कि शाम के समय था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ, मुख्य लोहार, एंड हिज अप्रेंटिस, और उसका जो उसका जो चेला था, स्टिल सैट ऑन देयर बेंच, अभी भी अपनी बेंच पर बैठे थे। ठीक है, तो मुख्य लोहार और उसका सहायक या उसका चेला अभी भी बेंच पर बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्राउंड इन द फॉर्नेस, और आयरन लोहा एंड चारकोल और कोयला स्टिल ग्राउंड अभी भी झोंके जा रहे थे इन द फर्नेस, भट्ठी में, और भट्ठी में अभी भी लोहा और चारकोल कोयला चमक रहा था या झोंका जा रहा था। द स्ट्रेंजर, वो जो अजनबी था, हैज स्ट्रेट, वो लेट गया था, हिमसेल्फ यानी स्ट्रेट हिमसेल्फ यानी वो लेट गया था, आउट ऑन द फ्लोर, फर्श पर, अजनबी फर्श पर लेट गया था। एंड ले विथ अ पीस ऑफ पिग आयरन, और एक पिग आयरन यानी वो जो पिग आयरन था कच्चा लोहा था या अशुद्ध लोहा था, तो उस अशुद्ध लोहे के एक पीस को एक टुकड़े को अंडर हीज हेड, अपने सिर के नीचे लगाकर, यानी जैसे हम तकिया लगाते हैं अपने सर के नीचे, ठीक उसी प्रकार। तो स्ट्रेंजर अजनबी
फर्श पर लेट गया था और कच्चे लोहे के या अशुद्ध लोहे के एक टुकड़े को अपने सिर के नीचे उसने लगा लिया था। एंड हिज हैट, और अपनी टोपी को पुल डाउन ओवर हिज आइज, उसने अपनी आँखों पर खींच लिया था या सरका लिया था। क्लियर है? एज सून एज द गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, एज सून एज यानी जैसे ही द यंग गर्ल, उस नौजवान या युवा लड़की ने कॉट साइट ऑफ हिम, उसे देखा, सी वेंट अप, वो उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हैट, और उसकी टोपी को उठा दिया। द मैन वाज इमीडिएटली यूज्ड टू स्लीपिंग, जो द मैन, वो व्यक्ति, वाज इमीडिएटली यूज्ड टू स्लीपिंग, सोने का आदि था, विथ वन आई ओपेंड, एक आँख खोलकर, ओपन है, ठीक है। तो वह व्यक्ति एक आँख खोलकर सोने की आदत रखता था, यानी उस व्यक्ति को एक आँख खोलकर सोने की आदत थी, अर्थात वो हमेशा चौकन्ना रहता था, ठीक है, क्योंकि चोर है तो उसको चैन की नींद तो आती नहीं थी, वो हमेशा चौकन्ना रहता था। ही जम्प्ड अप, वो जंप कर गया, वो उछल पड़ा, अब्रप्टली यानी वो अचानक उछल पड़ा, एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, एंड सीम्ड और दिखा या प्रतीत हुआ, टू बी क्वाइट फ्राइटेंड बिल्कुल डरा हुआ, यानी वो अचानक उछल पड़ा और बिल्कुल डरा हुआ प्रतीत हुआ। उसे लगा कहीं पुलिस तो नहीं आ गई उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि उसने चोरी की थी। माय नेम इज़ एडला विलियमसन, मेरा नाम एडला विलियमसन है, ठीक है, विलमेंसन है, ठीक है। माय नेम इज़ एडला विलमेंसन, मेरा नाम एडला विलमेंसन है, सैड द यंग गर्ल, उस युवती ने कहा, उस युवा लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे पिताजी घर आए, एंड सैड, और उन्होंने कहा, दैट यू वांटेड टू स्लीप, कि आप सोना चाहते हैं, हेयर यहाँ पर। मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर सोना चाहते हैं, इन द फोर्ज, इस ढलाई घर में, ठीक है, और उन्होंने कहा कि आप इस ढलाई घर में सोना चाहते हैं टुनाइट, आज रात। एंड देन, और तब, आई आस्क्ड परमिशन, और मैंने तब अनुमति मांगी, टू कम, यहाँ पर आने की, एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और हमारे साथ आपको घर ले जाने की। बड़ा है इसलिए नहीं समझ में आएगा। तो माई फादर कम होम एंड सैड दैट यू वांटेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्ज टुनाइट, यहाँ तक पढ़िए पहले, कि मेरे पिताजी घर आए और उन्होंने कहा कि आप आज रात ढलाई घर में सोना चाहते हैं, और तब मैंने उनसे अनुमति मांगी यहाँ पर आने की और आपको हमारे साथ घर ले जाने की। आई एम सो सॉरी, मुझे दुख है, या फिर मुझे बहुत दुख है कप्तान, कप्तान मुझे बहुत दुख है, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम, यानी कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं, कप्तान मुझे इस बात का बहुत दुख है। सी लुक्ड एट हिम, सी मतलब उस लड़की ने, लुक्ड एट हिम उसकी ओर देखा, कंपैशनेटली, कंपैशनेटली मतलब होता है सहानुभूतिपूर्वक। उस लड़की ने या उसने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा, विथ हर हैवी आइज, अपनी गंभीर आँखों से। एंड देन शी नोटिस्ड, और तब उसने नोटिस किया, तब उसने ध्यान दिया, दैट द मैन वाज अफ्रेड, दैट कि यहाँ जो व्यक्ति है, वाज अफ्रेड, ये डरा हुआ है। और तब उसने यहाँ ध्यान दिया कि इस यहाँ जो व्यक्ति है ये डरा हुआ है। इधर ही हैज़ स्टोलन समथिंग, इधर या तो ही हैज़ स्टोलन समथिंग, इसने कोई चीज़ चुराई है, और एल्स या फिर ही हैज़ एस्केप फ्रॉम जेल, ये जेल से एस्केप हुआ है, भागा है। या तो इसने कोई चीज़ चुराई है या फिर ये जेल से भागा है। सी थॉट, उसने सोचा, सी थॉट उसने सोचा, एंड एडेड क्विकली, क्विकली मतलब जल्दी से, एडेड जोड़ा, और जल्दी से जोड़ा, यानी ये बात उसने जल्दी से जोड़ी कि यू मे बी श्योर, आप निश्चिंत हो जाएं, आप आश्वस्त हो जाएं कप्तान, दैट यू विल बी अलाउड, कि आपको अनुमति दी जाएगी, टू लीव अस, हमें छोड़कर जाने की। कप्तान आप आश्वस्त हो जाएं, आपको अनुमति दी जाएगी हमें छोड़कर जाने की, जस्ट एज फ्रीली, उतने ही स्वतंत्र तरीके से, एज यू केम, जितने स्वतंत्र तरीके से आप आए हैं, अर्थात आपको जाने से कोई भी नहीं रोकेगा। उसने सोचा कि शायद ये डर रहा है कि पुलिस पकड़ लेगी या कुछ लोग इसको पकड़ लेंगे, इसलिए ये डर रहा है, तो वही वो उसको आश्वासन दे रही है कि आप टेंशन मत लीजिए, आप परेशान मत होइए, आप उतने ही स्वतंत्र तरीके से जा सकते हैं जितने स्वतंत्र तरीके से आप आए हैं, अर्थात आपको ज़बरदस्ती करके कोई लाया नहीं है, ठीक उसी प्रकार आप बिना ज़बरदस्ती किए आप जा सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं।
तो सी थॉट, उसने सोचा, एडेड क्विकली, और जल्दी से यहाँ बात जोड़कर कहा कि यू मे बी श्योर कप्तान, आप कप्तान आश्वस्त हो जाइए, दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस, आप हमें छोड़ कर जा सकते हैं, या फिर आप जब चाहें हमें छोड़कर जा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से स्वतंत्र रूप से जैसे आप यहाँ पर आए थे। ठीक है, यानी कप्तान आप आश्वस्त हो जाइए, आप हमको उतनी ही स्वतंत्रता से छोड़कर जा सकते हैं जितनी स्वतंत्रता से आप यहाँ पर आए थे। यू मे बी श्योर, यू मे बी श्योर, आप आश्वस्त रहिए। ठीक है, सॉरी ये तो पढ़ा दिया था ना, यू मे बी श्योर। ठीक है, यहाँ पे नीचे ओनली प्लीज स्टे, केवल प्लीज स्टे, प्लीज स्टे रहिए विथ अस, हमारे साथ, ओवर क्रिसमस ईव। क्रिसमस ईव मतलब होता है क्रिसमस की पूर्व संध्या। ठीक है, तो ओवर क्रिसमस ईव प्लीज स्टे विथ अस, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कृपया हमारे साथ रहिए। ठीक है, वो उससे कह रही है कि क्रिसमस की पूर्व संध्या पर कृपया आप हमारे साथ रहिए। सी सैड, उसने कहा, दिस इन सच अ फ्रेंडली मैनर, सी सैड दिस, उसने यह बात बोली इन सच अ फ्रेंडली मैनर, एक फ्रेंडली मैनर से, इतने मिलनसार तरीके से। ठीक है, उसने यह बात इतने मिलनसार तरीके से बोली, दैट द रेड ट्रैप पेडलर, पेडलर मतलब होता है चूहेदानी की फेरी करने वाला, रेड ट्रैप है ना, रेड ट्रैप मतलब चूहेदानी, पेडलर मतलब फेरी करने वाला, यानी चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति, यानी सी सैड दिस, उसने यह बात कही इन सच अ फ्रेंडली मैनर, इतने मिलनसार तरीके से, दैट द रेड ट्रैप पेडलर, कि वो चूहेदानी बेचने वाला या चूहेदानी की फेरी करने वाला व्यक्ति मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उस चूहेदानी की फेरी करने वाले व्यक्ति को फेल्ट कॉन्फिडेंस, विश्वास हो गया, इन हर, उसमें, यानी चूहेदानी की फेरी करने वाले व्यक्ति को उस लड़की पर विश्वास हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. It would never have occurred to me. It would never have, यानी कि कह रहा है कि it would never have occurred to me. It would never have occurred. occurred मतलब इस बात की चिंता या फिर इस बात की भनक to me मुझे नहीं थी, अर्थात मेरे मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि दैट यू वुड बॉर्डर, कि आप परेशान होंगी, विथ मी, मेरी वजह से, योर सेल्फ, यानी आप खुद मेरी वजह से परेशान होंगी और आप स्वयं चलकर यहाँ तक आएंगी, ये चीज़ है। इट वुड नेवर ऑक्योर टू मी, मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि आप मेरी वजह से स्वयं परेशान होंगी। अब इतना लंबा खींच कर नहीं कह सकते, तो आप इसको ऐसे कहिए, मिस, मिस भी लगा ना तो मिस जोड़ दीजिए, मिस, इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी, मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल भी नहीं आई, दैट यू वुड बॉर्डर विथ मी योरसेल्फ, कि आप मुझे लेकर परेशान होंगी। ही सैड, वहाँ बोला, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आपके साथ चलूँगा, या फिर मैं अभी तुरंत चलूँगा। ठीक है, अब इसके आगे अगले पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थर्ड पार्ट भी डिज़र्व करता है। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर आप द रेड ट्रैप लिखकर डिज़ायर पॉइंट जोड़ करके यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए, आपको तीसरा पार्ट मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में इसके थर्ड पार्ट के साथ मैं आपसे फिर से मिलूँगा।